प्रशांत किशोर भारतीय राजनीति में एक जाना माना नाम है। बहुत से लोग उन्हें चुनावी रणनीतिकार कहते हैं। उन्होंने कई चुनावों के नतीजों को आकार दिया है। उनके प्रभाव पर खूब चर्चा होती है। अक्सर उन्हें किंग मेकर माना जाता है। कुछ लोग उन्हें प्राचीन भारतीय रणनीतिकार चाणक्य भी कहते हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ काम करते हुए उनका सफर काबिले तारीफ है। भारतीय राजनीति में किशोर का महत्व बहुत ज्यादा है। वह चुनाव प्रचार में नए तरीके लाए, डेटा और प्रोफेशनल मैनेजमेंट का इस्तेमाल किया। यह पारंपरिक तरीकों से अलग था, जो रैलियों और निजी संबंधों पर निर्भर करते थे। किशोर ने स्पष्ट संदेश और वोटर आउटरीच पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक कॉरपोरेट स्टाइल पेश की। उनके काम ने चुनाव लड़ने के तरीके को बदल दिया है। वह गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं, जिससे उनका उदय और भी दिलचस्प हो जाता है। एक पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल के रूप में शुरुआत करते हुए उन्होंने राजनीतिक रणनीति में कदम रखा। जमीनी हकीकतों की उनकी समझ आधुनिक तकनीकों के साथ मिलकर प्रभावी साबित हुई है। अब कई नेता उनकी सलाह लेते हैं। प्रशांत किशोर की कहानी जटिल है, महत्वाकांक्षा, कौशल और विवादों से भरी है। उन्होंने बड़ी सफलताएं हासिल की हैं और तीखी आलोचनाओं का सामना भी किया है। उनका काम लोकतंत्र में रणनीतिकारों की भूमिका के बारे में महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। उनका कितना प्रभाव होना चाहिए? उनके करियर में चर्चा के कई मुद्दे हैं। उनकी उपस्थिति अभी भी मजबूती से महसूस की जाती है। प्रशांत किशोर का जन्म बिहार में हुआ था। उनके जन्म के साल पर बहस होती रहती है। वह एक साधारण परिवार में पले बढ़े। उनके पिता एक डॉक्टर थे और मां एक गृहिणी। उन्होंने अपने शुरुआती साल रोहतास जिले में बिताए, बाद में बक्सर चले गए। इस ग्रामीण परिवेश ने उनके शुरुआती विचारों को आकार दिया और उन्हें स्थानीय मुद्दों की जानकारी दी। एक अच्छे छात्र, उन्होंने अपनी माध्यमिक शिक्षा बिहार में पूरी की। स्कूल के बाद उन्होंने उच्च शिक्षा हासिल की। शुरू में इंजीनियरिंग पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि उनका रास्ता बदल गया और उन्होंने अंततः पब्लिक हेल्थ में मास्टर डिग्री हासिल की। उनकी पब्लिक हेल्थ की शिक्षा महत्वपूर्ण थी, जिसमें सांख्यिकी और महामारी विज्ञान शामिल था। ये कौशल बाद में बहुत काम आए। उन्होंने सीखा कि कैसे प्रोग्राम डिजाइन करें और उनके प्रभाव को मापें। इस प्रशिक्षण ने उन्हें कई अन्य लोगों से अलग कर दिया। अपनी शिक्षा के बाद प्रशांत किशोर ने विदेश में काम किया। संयुक्त राष्ट्र में एक पब्लिक हेल्थ विशेषज्ञ के रूप में शामिल हुए। इस भूमिका ने उन्हें महत्वपूर्ण स्वास्थ्य पहलों पर काम करते हुए विभिन्न देशों में ले जाया। इस अंतरराष्ट्रीय अनुभव ने सिस्टम और बड़े पैमाने पर परियोजना प्रबंधन की उनकी समझ को व्यापक बनाया। इस वैश्विक अनुभव ने बाद में उनकी राजनीतिक रणनीतियों को प्रभावित किया। उन्होंने जटिल माहौल में काम करना सीखा। उनकी विविध पृष्ठभूमि और कौशल ने उन्हें भारतीय राजनीति में एक अनोखा व्यक्ति बना दिया। पब्लिक हेल्थ से राजनीतिक रणनीति तक का उनका सफर उनके अनुकूलन क्षमता और दृष्टि का प्रमाण है। स्थानीय अंतर्दृष्टि और वैश्विक अनुभव का यह संयोजन उनकी सफलता की कुंजी रहा है। प्रशांत किशोर के शुरुआती जीवन और शिक्षा ने उनके प्रभावशाली करियर की नींव रखी। उनकी कहानी निरंतर सीखने और अनुकूलन की है। यह एक ऐसी कहानी है जो लगातार विकसित हो रही है। प्रशांत किशोर का राजनीति में प्रवेश सुनियोजित नहीं था। पब्लिक हेल्थ में उनका काम मांग वाला था और वह प्रोग्राम लागू करने में अच्छे थे। ये कौशल ट्रांसफरेबल थे और किसी ने उनकी क्षमता को देखा। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उनकी पहली बड़ी राजनीतिक भागीदारी 2011 में हुई, जब वे नरेंद्र मोदी से मिले, जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे। किशोर अभी भी संयुक्त राष्ट्र के साथ थे, लेकिन उन्होंने गुजरात के विकास के लिए विचार दिए। मोदी उनकी विश्लेषणात्मक क्षमताओं से प्रभावित हुए। इस मुलाकात ने भविष्य के काम की नींव रखी और एक नए करियर की शुरुआत की। किशोर ने अपनी संयुक्त राष्ट्र की नौकरी छोड़ने और राजनीतिक रणनीति पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। यह एक बड़ा फैसला था। भारतीय राजनीति के अनिश्चित क्षेत्र के लिए एक स्थिर अंतरराष्ट्रीय करियर छोड़ना। लेकिन किशोर चुनौती के लिए तैयार थे। उन्हें लग रहा था कि वे बदलाव ला सकते हैं। उनका शुरुआती तरीका अभिनव था, एक डेटा संचालित दृष्टिकोण और स्पष्ट संचार रणनीतियां लाना।
उनकी टीम ने विस्तृत सर्वेक्षण किए, मतदाताओं की भावनाओं का विश्लेषण किया और विभिन्न समूहों के लिए प्रमुख मुद्दों की पहचान की। काम करने का यह पेशेवर तरीका कई भारतीय राजनीतिक दलों के लिए नया था। किशोर के तरीके व्यवस्थित और सूक्ष्म थे। उन्होंने योजना और निष्पादन पर जोर दिया। गुजरात में मोदी के साथ उनका काम सफल रहा। इस सफलता ने और अवसर पैदा किए। किशोर का राजनीति में प्रवेश नवीनता और व्यावसायिकता से चिह्नित था। उनके दृष्टिकोण ने राजनीतिक प्रचार में नए मानक स्थापित किए। पब्लिक हेल्थ से राजनीतिक रणनीति तक का उनका सफर अभी शुरू ही हुआ था। यह एक ऐसा सफर था जो जल्द ही उन्हें भारतीय चुनावों में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बना देगा। 2014 का आम चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव था। प्रशांत किशोर ने भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के लिए काम करते हुए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किशोर ने कई नए अभियान डिजाइन किए जिन्होंने लोगों का ध्यान खींचा और मोदी के लिए एक मजबूत कहानी बनाने में मदद की। एक प्रसिद्ध अभियान चाय पे चर्चा था, जहां मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए नागरिकों से बातचीत करते थे। इससे मोदी आम लोगों से जुड़े और मिलनसार लगे। एक और महत्वपूर्ण पहल 3D होलोग्राम रैलियां थी, जिससे मोदी एक साथ कई रैलियों में दिखाई दे सकते थे। किशोर ने ब्रांडिंग पर भी ध्यान केंद्रित किया, जिससे मोदी ब्रांड बनाने में मदद मिली, जिसने नेतृत्व और विकास पर जोर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया का व्यापक उपयोग किया, मोदी की ऑनलाइन उपस्थिति का प्रबंधन किया और लगातार संदेश रसानी सुनिश्चित की। सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस (CAG) का गठन किया गया, जो युवा पेशेवरों का एक समूह था जिन्होंने अथक परिश्रम किया। भाजपा ने 2014 में ऐतिहासिक बहुमत हासिल किया और कई लोगों ने इस सफलता का श्रेय प्रशांत किशोर को दिया। वह रातों रात स्टार रणनीतिकार बन गए। उनके तरीकों का अध्ययन और चर्चा की गई। उन्होंने दिखाया कि चुनावों को पेशेवर तरीके से प्रबंधित किया जा सकता है, यह साबित करते हुए कि डेटा और रणनीति मायने रखती है। इस जीत ने उनकी प्रतिष्ठा स्थापित की और उन्हें एक लोकप्रिय व्यक्ति बना दिया। भारत भर की राजनीतिक पार्टियों ने इस पर ध्यान दिया। 2014 के चुनाव में किशोर का काम बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला था। इसने राजनीतिक प्रचार के नए मानक स्थापित किए। उनका अभिनव दृष्टिकोण और तकनीक का उपयोग अभूतपूर्व था। 2014 के चुनाव की सफलता ने भारतीय राजनीति में उनका स्थान पक्का कर दिया। राष्ट्रीय जीत बनाने में किशोर की भूमिका एक महत्वपूर्ण थी। इसने चुनाव प्रचार में एक नए युग की शुरुआत की। भारतीय राजनीति पर उनका प्रभाव अब निर्विवाद था। 2014 का चुनाव उनके प्रभावशाली करियर की शुरुआत भर थी। एक मास्टर रणनीतिकार के रूप में उनका सफर अभी शुरू ही हुआ था। 2014 की जीत के बाद चीजें बदल गईं। भाजपा के साथ प्रशांत किशोर के रिश्ते तनावपूर्ण हो गए और जल्द ही उनके रास्ते अलग हो गए। उनकी जीत का रणनीतिकार अब स्वतंत्र था। अन्य दलों ने उनकी विशेषज्ञता की मांग की। 2015 में उन्होंने बिहार में नीतीश कुमार के लिए काम किया, भाजपा के खिलाफ महागठबंधन का नेतृत्व किया। किशोर ने इस गठबंधन को राज्य का चुनाव जीतने में मदद की, यह साबित करते हुए कि उनका कौशल किसी पार्टी विशेष तक सीमित नहीं था। उसके बाद उन्होंने 2017 के उत्तर प्रदेश चुनावों के लिए कांग्रेस पार्टी के साथ काम किया, जो कम सफल रहा। इस झटके ने दिखाया कि केवल रणनीति ही काफी नहीं हो सकती है। पार्टी संगठन जैसे अन्य कारक भी मायने रखते हैं। कुछ असफलताओं के बावजूद किशोर ने अपना काम जारी रखा। कई अन्य राज्य चुनावों में शामिल रहे। उन्होंने आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी के साथ काम किया, जिससे 2019 में भारी जीत हासिल हुई। उन्होंने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को भी सलाह दी, जिसमें तृणमूल कांग्रेस ने 2021 में भाजपा की कड़ी चुनौती के खिलाफ निर्णायक जीत हासिल की। इन जीत ने एक मास्टर रणनीतिकार के रूप में उनकी छवि को मजबूत किया। किशोर ने प्रत्येक राज्य के लिए अपने तरीकों को अनुकूलित किया, अपनी बहुमुखी प्रतिभा दिखाई। विभिन्न दलों के साथ काम करने और विभिन्न राजनीतिक परिदृश्यों के अनुकूल होने की उनकी क्षमता उनकी सफलता की कुंजी थी। किशोर के नए गठबंधनों और चुनौतियों ने उनके लचीलेपन को उजागर किया। उन्होंने साबित कर दिया कि वे मुश्किलों के खिलाफ जीत सकते हैं। उनका सफर जीत और हार दोनों से भरा रहा। हर अनुभव ने उनकी विशेषज्ञता में इजाफा किया। किशोर का करियर विकसित होता रहा। भारतीय राजनीति पर उनका प्रभाव मजबूत बना रहा। प्रशांत किशोर ने एक संगठन की जरूरत को समझा।
उन्होंने 2014 के चुनावों के बाद आईपीएसी, इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी की स्थापना की। आईपीएसी पहले के सीएजी समूह से विकसित हुआ और राजनीतिक परामर्श के लिए उनका प्राथमिक माध्यम बन गया। यह भारत में एक अनोखी संस्था थी जो एक पेशेवर कंसल्टेंसी की तरह काम करती थी। आईपैक इंजीनियरों, वकीलों और एमबीए सहित विभिन्न पृष्ठभूमि के युवा शिक्षित व्यक्तियों को काम पर रखता है। वे डेटा विश्लेषण, फील्ड रिसर्च, सोशल मीडिया अभियान, रसद और इवेंट मैनेजमेंट पर काम करते हैं। यह टीम किशोर के संचालन की रीढ़ है। आईपैक की कार्यप्रणाली व्यवस्थित है, जिसकी शुरुआत व्यापक जमीनी कार्य से होती है। टीम के सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों की यात्रा करते हैं, मतदाताओं और स्थानीय नेताओं से बात करते हैं और प्रमुख मुद्दों के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। फिर इस डेटा का केंद्रीय रूप से विश्लेषण किया जाता है और इस विश्लेषण के आधार पर रणनीतियां बनाई जाती हैं। ये रणनीतियां विशिष्ट क्षेत्रों और मतदाता समूहों के अनुरूप बनाई जाती है। आईपैक की भूमिका पर अक्सर बहस होती है। कुछ लोग इसे एक सकारात्मक विकास के रूप में देखते हैं, व्यावसायिकता लाते हैं और चुनावों को अधिक मुद्दा आधारित बनाते हैं। अन्य आलोचनात्मक हैं, सलाहकारों के प्रभाव और जमीनी स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं की भूमिका में संभावित कमी के बारे में चिंतित हैं। विचारों के बावजूद आईपैक ने चुनाव प्रचार में बदलाव किया है, अभियान प्रबंधन के लिए नए मानक स्थापित किए हैं। आईपैक के लिए किशोर का दृष्टिकोण एक आधुनिक चुनावी युद्ध मशीन बना। यह भारतीय राजनीति में एक प्रमुख खिलाड़ी बन गया है। आईपैक की सफलता किशोर के अभिनव दृष्टिकोण का प्रमाण है। संगठन ने कई चुनावी जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने आधुनिक चुनावों में डेटा और रणनीति की शक्ति को दिखाया। भारतीय राजनीति पर आईपैक का प्रभाव महत्वपूर्ण है। यह राजनीतिक प्रचार में एक नए युग का प्रतिनिधित्व करता है। किशोर द्वारा आईपैक का निर्माण एक बहुत बड़ा बदलाव था। यह भारतीय चुनावों के भविष्य को आकार देना जारी रखे हुए है। प्रशांत किशोर हमेशा सत्ता के करीब रहे हैं, फिर भी एक बैकरूम व्यक्ति बने रहे। कई सालों तक उन्होंने नेताओं को सलाह दी और उनके अभियानों को आकार दिया, लेकिन उन्होंने खुद सार्वजनिक पद की मांग नहीं की। यह हाल ही में बदलना शुरू हुआ। उनके राजनीतिक दलों में शामिल होने की चर्चा थी और वह थोड़े समय के लिए जनता दल यूनाइटेड में इसके उपाध्यक्ष के रूप में शामिल भी हुए। सक्रिय पार्टी राजनीति में उनका कार्यकाल छोटा था और उन्होंने जल्द ही पार्टी नेतृत्व के साथ मतभेदों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया। इस अनुभव ने शायद उनके अगले कदम को आकार दिया। उन्होंने एक अलग रास्ते के बारे में सोचना शुरू कर दिया, एक ऐसा रास्ता जो उन्हें और अधिक सीधी एजेंसी देगा। 2022 में प्रशांत किशोर ने जन सुराज नामक एक नई पहल की घोषणा की, जिसका अर्थ है लोगों का अच्छा शासन। उन्होंने अपने गृह राज्य बिहार में इस पहल की शुरुआत की। इसे शुरू में एक राजनीतिक दल के बजाय एक आंदोलन बताया। इसका उद्देश्य अच्छे नेताओं की पहचान करना और उनका समर्थन करना था। उन्होंने लोगों से सीधे जुड़ने के लिए बिहार भर में एक लंबी पदयात्रा की योजना बनाई। किशोर बिहार में बड़े पैमाने पर यात्रा कर रहे हैं। जन सुराज अभियान जारी है। वह विकास और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर बात करते हैं, मौजूदा राजनीतिक विकल्पों की आलोचना करते हैं। वह कहते हैं कि वह लोगों द्वारा संचालित एक नई राजनीतिक शक्ति बनाना चाहते हैं। जन सुराज एक सफल राजनीतिक दल बनेगा या नहीं, यह देखा जाना बाकी है। यह एक साहसिक प्रयोग है जो रणनीतिकार से संभावित राजनीतिक नेता के रूप में उनके परिवर्तन को दर्शाता है। जन सुराज शुरू करने के लिए किशोर का कदम एक महत्वपूर्ण कदम है। यह एक स्थायी प्रभाव पैदा करने की उनकी महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। रणनीतिकार से नेता तक का उनका सफर देखने लायक है। प्रशांत किशोर का करियर विवादों के बिना नहीं रहा है। उनके तरीकों और प्रभाव ने आलोचना को जन्म दिया है। कुछ लोगों का तर्क है कि उनका दृष्टिकोण बहुत ऊपर से नीचे है, एक नेता के इर्द गिर्द सत्ता को केंद्रीकृत करता है। उनका मानना है कि यह आंतरिक पार्टी लोकतंत्र को कमजोर कर सकता है। एक नेता की ब्रांडिंग पर ध्यान केंद्रित करने पर सवाल उठाया जाता है। राजनीति को केवल मार्केटिंग तक सीमित कर दिया जाता है। उनकी ऊंची फीस भी चर्चा का विषय रही है, जिससे समान अवसर के बारे में सवाल उठते हैं। क्या यह अमीर पार्टियों को अनुचित लाभ देता है? किशोर का कहना है कि उनका काम पेशेवर है और पैसे का मूल्य प्रदान करता है। आधुनिक चुनाव प्रचार की लागत बढ़ती चिंता का विषय है।
उनके बयानों को लेकर विवाद हुए हैं। किशोर अपनी स्पष्टवादिता, कभी कभी कठोर टिप्पणी के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अक्सर राजनीतिक नेताओं की सार्वजनिक रूप से आलोचना की है और चुनाव परिणामों के बारे में भविष्यवाणियां की हैं। कभी कभी ये भविष्यवाणियां गलत साबित हुई हैं, जिससे उनके फैसले पर सवाल उठे हैं। उनका सार्वजनिक व्यक्तित्व एक बाहरी व्यक्ति का है, फिर भी वे राजनीतिक व्यवस्था में गहराई से शामिल हैं। यह एक जटिल छवि बनाता है। इसके अलावा उनके गठबंधन बदलने पर अक्सर प्रकाश डाला जाता है। आलोचकों का कहना है कि यह वैचारिक प्रतिबद्धता की कमी को दर्शाता है। वे उन्हें भाड़े का सैनिक कहते हैं। किशोर इसका बचाव यह कहकर करते हैं कि वे एक पेशेवर हैं, ग्राहकों को उनकी विचारधारा की परवाह किए बिना जीतने में मदद करते हैं। यह व्यावहारिक रुख उनकी ताकत और आलोचना का विषय दोनों है। प्रशांत किशोर ने निस्संदेह भारतीय राजनीति पर एक बड़ी छाप छोड़ी है। उन्होंने चुनाव लड़ने के तरीके को बदल दिया है, व्यावसायिकता का एक नया स्तर पेश किया है। वह डेटा एनालिटिक्स को सबसे आगे लाए और लक्षित संदेश रसैनी की शक्ति दिखाई। राजनीतिक दल अब रणनीति के महत्व को समझते हैं। कई उनके तरीकों को दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी विरासत पर सालों तक बहस होगी। क्या वे लोकतंत्र के लिए एक सकारात्मक शक्ति हैं, या उनका काम राजनीति के व्यावसायीकरण का प्रतिनिधित्व करता है? दोनों पक्षों में मजबूत तर्क हैं। उन्होंने कुछ नेताओं को सशक्त बनाया है और ऐसी कहानियां गढ़ी हैं जो लाखों लोगों के साथ प्रतिध्वनित हुई हैं। लेकिन भुगतान किए गए रणनीतिकारों की भूमिका के बारे में सवाल बने रहेंगे। सलाह देने और प्रभावित करने के बीच की रेखा अक्सर पतली होती है। उनका करियर इस दुविधा पर प्रकाश डालता है। आज मई 2025 में प्रशांत किशोर एक और चौराहे पर खड़े हैं। बिहार में उनकी जनसुराज पहल एक नया अध्याय है। रणनीतिकार से नेता बनने का प्रयास। यह एक कठिन बदलाव है, जिसमें जमीनी स्तर पर संगठन बनाने और सीधे जनता का विश्वास जीतने जैसे विभिन्न कौशल की आवश्यकता होती है। क्या वह इस नई भूमिका में सफल हो पाएंगे? यह एक बड़ा सवाल है। प्रशांत किशोर का भविष्य एक खुला प्रश्न है। क्या वह एक स्थायी राजनीतिक आंदोलन बनाने में सक्षम होंगे, या वे एक मांग वाले रणनीतिकार के रूप में अपनी भूमिका में वापस आ जाएंगे? उनका सफर आश्चर्यों से भरा रहा है और आगे भी ऐसा ही रहने की संभावना है। वे जो भी रास्ता चुने, भारतीय राजनीतिक प्रचार पर उनका प्रभाव पहले से ही ऐतिहासिक है। उनकी कहानी एक आकर्षक केस स्टडी बनी रहेगी। उनके अगले कदमों पर उत्सुकता से नजर रखी जा रही है।